सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। बात कोई बहुत गैर मामूली नहीं है, एक आम सी बात है। पता नहीं क्यों लोगों ने इतना शोर और गूगा मचा रखा है, कोहराम मचा रखा है, नाआकिबत अंदेश लोग। साने गोलीमार में शहादतें 25-25 तक जा पहुंची। इसमें कोई बड़ा आदमी थोड़ी शहीद हुआ है, सब वोट देने वाले लोग थे। 25 क्या 2500 होते तो भी किसी का क्या बिगड़ जाता। पिछले हफ्ते भी मैं अपने प्रोग्राम में ये बात कह चुका हूं, लेकिन इन लोगों की दीदा दिलेरी जरा देखिए। आज इस वक्त के जब मैं आपका वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रहा हूं, ये गोलीमार पर, रिजविया पर रोड घेर के बैठे हैं, रोड घेर के बैठे हैं। कुछ मुजाहिरीन अपने तौर पर मुश्तइल हुए हैं, उन्होंने सड़क पर जो है वो आग जला ली है, 2-4 टायर जो है उसका ज़िया किया जा रहा है। और आप उनकी दुरीदा दहनी जरा मुलाहिजा कीजिए, उनको चाहिए क्या? एक आदमी जिसने सिर्फ अपने 3 बच्चे और बीवी सानहे में खो दी, वो क्या फरमा रहा है? मुतासरीन का बिल्डर की गिरफ्तारी का मुतालबा। कैन यू बिलीव? यानी अब आप लोग इतने सर पे चढ़ गए, होल सेल में मारे जाते हैं। इल्ला माज़ल्ला, तौबा इस्तग़फ़ार। कभी सानहे 12 मई पे, कभी सानहे वो फैक्ट्री जो हुआ था बल्दिया में, कभी ये सानहे गोलीमार। अभी आगे आने वाले दिनों में देखो क्या क्या होता है तुम्हारे साथ। यू ब्लडी वोटर्स, तुम लोगों की ये मजाल। तुम्हें इंसाफ चाहिए, वो भी ग्रीन पासपोर्ट लेके। गुरबा के घरों में सफ़े मातम है। हालांकि मैंने आपसे कहा कि इसमें कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात अल्लाह का शुक्र है यह है कि इन गरीबों के, इन्हीं भूखे नंगों के चुनिंदा उमरा वो खैरियत से हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर हुसैन शाह जो हैं, 28 अफसरान को, SBCA के 28 अफसरान को मुअत्तल करने पर चौड़े होके घूम रहे हैं। उन्हें लगता है उन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा है। कहते हैं लोगों की जानमाल से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। हुजूर वाला, उनको आपकी इजाजत चाहिए भी नहीं। आप होंगे मिनिस्टर, बैठें घर पे, आप सिर्फ सलामी लेने के काम में आते हैं और बस। कराची का बेइख्तियार मेयर, जिसके पास सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का, डिफेंस में रहने का, अवाम को बेवकूफ बनाने का इख्तियार हासिल है, SBCA पर जिम्मेदारी डालकर बरियुज़ जिम्मा हो चुका। कहता है SBCA ने शहर को कंक्रीट का जंगल बना दिया। इसी दिन के लिए कहा गया था ये मिसरा के शर्म तुमको मगर नहीं आती। इस शहर में, जिस शहर में तुम्हारे कायदे तहरीक और तुम्हारे लौंडे लपाड़े बदमाशी करते फिरते थे, कराची ऑपरेशन से पहले तुम्हारी मर्जी के बगैर यहां पत्ता नहीं हिला करता था। कोई सेक्टर और यूनिट इंचार्ज खाल खाल ही कभी शुरफा में शामिल होता होगा, वरना ज्यादातर रांदा दरगाह थे। अब वो किसी और सियासी जमात में, अब वो किसी और सियासी जमात में, वरना सबकी सियासी तरबियत जिस तरह हुई है वो लोग भी जानते हैं। ये शहर बिक गया वसीम अख्तर, तुम्हें नहीं पता था? तुम्हारे साबका कायदे तहरीक को नहीं पता था? तुम्हारे मौजूदा आकाओं को खुद कुछ खबर न थी, जो उस वक्त ये कहा करते थे कि भाई अब हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद कहने को जी नहीं करता, और अब नई दुकान खोल करके वो अपनी पाकिस्तान दोस्ती इनवर्टेड कॉमास में साबित कर रहे हैं? हो गए होंगे अचानक रातों रात। बिलावल जो है वो जमहूरियत खेलने में लगे हुए हैं। बता रहे हैं कि नून लीग और PTI दोनों एक से हैं, बस नाम अलग अलग है। अवाम के इस्तेहसाल पर वावेला फरमा रहे थे, भूल गए कि उनकी नाक के नीचे क्या कांड रचाए जा रहे हैं। गोलीमार उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। बिलावल को इजाजत नहीं है कि वो गोली मार जाएं और लोगों से ताजियत करें।
नासिर शाह गए और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, मुराद अली शाह साहब गए हों तो मैं कह नहीं सकता, मुझे अभी तक का तो नहीं पता। वजीर आला सिंध के साथ यहां चलो अभी इस वक्त एक एक्सेप्शन है, इस वक्त सूबे में कोरोना के हवाले से जो हंगामी हालत है, जो इमरजेंसी नाफिज है, समझ में आता है इस एक वक्त में, आज इस एक वाक़े में समझ में आता है कि वजीर आला के पास इस वक्त और बहुत सारे काम हैं, स्कूलों को खुलना है या नहीं खुलना, इस हालत से, हंगामी हालत से कैसे निपटना है। इस एक वक्त में वजीर आला को एक्सेप्शन दी जा सकती है, बट व्हाट अबाउट अदर पीपल। रह गई बात वाली नाम नेहाद रियासत मदीना की, तो वो तो सूबाई खुद मुख्तारी के हाथों मजबूर है ना, बेबस हैं, लाचार हैं। उन्हें तो 3 फ्लाईओवर्स का इफ्तिताह करने के लिए फ्लाइट नहीं मिल पाई, इतने इन्वर्टेड कॉमास में मसरूफ थे अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे बनाने में। पहले बेरी के दरख्त उगा रहे थे, अब जैतून के बाग लगाएंगे, उसके बाद मेरा ख्याल है कि अब कोलू में ही पिसवा देंगे, और वो भी उसको जो बदबख्त सवाल पूछेगा। सुप्रीम कोर्ट अगर नोटिस ले ले तो मेरा ख्याल है कि शायद अवाम उन्नास को कुछ रिलीफ मिले। 3 बच्चे और एक बीवी तो आ जाएगी, 3 बच्चे अलबत्ता नहीं आएंगे इस शख्स के। वो जो छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं कि अगर किसी साहिब औलाद को दिखाओ तो वो चीख मार कर पागल हो जाए, मगर इख्तिदार की गुलाम गर्दिशों में खोए हुए, आंखों को जिनकी अंधा कर दिया है इख्तिदार ने, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जनाब। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, और बिल्कुल दुरुस्त कहा, कि इमारत गिर गई, सब नींद के मजे लेते रहे, किसी के कान पर जूं रेंगी। न्यूजीलैंड में वजीर आजम 1 हफ्ता तक सोई नहीं थी, यह कहना है चीफ जस्टिस साहब का। और सबसे मजे की बात यह है कि ना वो मदीने की रियासत बनाने आई थी, ना वो तब्दीली के दावे लेकर के और इख्तिदार में आई थी, लेकिन फिर भी अजीब औरत थी भाई, इसका इख्तिदार तो चला ही जाए तो बेहतर है। इमारतें बाप की जमीन समझकर बनाई गईं, कराची की तामीरात को रिस्क बना दिएगा, सारे प्रोजेक्ट्स मिट्टी का ढेर, यह कहना है चीफ जस्टिस गुलजार साहब का। सोचने की बात है कि उस वक्त भी यहां वजीर आला था, गवर्नर था, प्राइम मिनिस्टर था, सदर था, फलाना था, ढिमकाना था, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे इदारे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अदालतें भी यही मौजूद थीं, सारे इदारे मौजूद थे। लेकिन एसबीसीए में जो कुछ होता रहा, पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो कुछ होता रहा, उसके बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो कुछ होता रहा, मंजूर कादिर काका का नाम ले लेकर के दुहाई दे दे के थक गया, बाबर गौरी का नाम ले लेके थक गया, वासे जलील का नाम ले लेके थक गया, चुन्नू मामू का नाम ले लेके थक गया। मजाल है कि जो इस रूए जमीन पर किसी के कानों पर जूं तक रिंगे साहब। एक तरफ भुट्टो जिंदा है, दूसरी तरफ तब्दीली का उरिया रक्स इल्ला माजल्ला पूरे जोबन पे है, और अवाम ये सोच रहे हैं कि यार इन दोनों से बचूं कैसे। बहरकैफ आज इन्हीं तरह की फजूल बातों पर अपने मेहमानों को जहमत देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मोहतरम फिरदौस शमीम नकवी साहब, ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मोहतरम राना अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। आज चूंकि बात है कराची की, सिंध की, तो मेरा ख्याल है कि भुट्टो वालों के पास जाना बनता है। मैडम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। इंट्रो आपने मेरा सुन लिया होगा, मिजाज इस वक्त बरहम है। पूछने की इजाजत चाहता हूं अगर आपको बुरा ना लगे, और कितनी आहों से कलेजा ठंडा होगा जमहूरियत वालों का, तब्दीली वालों का, भुट्टो वालों का, और पाकिस्तान को सिंगापुर बनाने वालों का। मैडम, और क्या किया जाए कि आप लोग कुछ कर दिखाने के मूड में आ जाएं? करेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं। आरफीन, आप तो बुग़्ज़ भुट्टो के अंदर जो बैठे में, आपके अंदर पता नहीं कौन सी बुग़्ज़ भुट्टो का
अनाज जमा है जो जब आप शुरू होते हैं तो बुग़्ज़ भुट्टो से शुरू होते हैं। भुट्टो जिंदा है, आपको बड़ी तकलीफ़ है क्योंकि भुट्टो एक नज़रिया बन चुका है, भुट्टो एक सोच बन चुकी है। और हम जो काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला हमें सिंध के अवाम पसंद करते हैं, सिंध के अवाम हमें वोट दे के मुंतखब कराते हैं। आपके एक वोट देने से या आपकी मुखालफत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बनती। सबसे पहले तो आप ये सुन लें, आप तो रोज़ाना एक प्रोग्राम करने के लिए सारा मवाद 24 घंटे जमा करते हैं, फिर सोचते हैं आकर कि मैं किस तरीके से बुग़्ज़ भुट्टो को यहाँ बैठ कर निकालूंगा। फिर आप हमें बुलाते भी हैं और फिर हमें सुनाते भी हैं, फिर हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि हम आपसे कहें बहुत शुक्रिया आरफीन, आपने बहुत अच्छी गालियाँ दे दी हैं, अब आप बताएं कि हम क्या करें। बात यह है कि जब ये बिल्डिंग्स बनी थी, आपको भी याद होगा कि उस दौर के अंदर जब इसको मुशर्रफ ने अपनी ताकत कहा था, जिस वक्त ये ताकत के ज़ौम के अंदर जब इनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ और 2001 और 2 के बाद जब मुशर्रफ के ये चहीते बने और तमाम तर इक़्तिदार के मालिक बन गए, उस वक्त जब हम चीखते थे, चिल्लाते थे, कराची के सारे प्लाटों को, सारे बागों को, सारे पार्कों को, सारे ग्राउंड्स को कटिंग कर करके हद तक के नदी नाले भी नहीं छोड़े और 120-20, 80-80 गज के ऊपर ये बिल्डिंग से किसने ऑर्डर किया था, कौन शामिल है, किनको भर्तियां किया गया था, कौन से सेक्टर इंचार्ज, यूनिट इंचार्ज, कौन कौन से लोग। आज भी वाटर बोर्ड हो, KMC हो, KBC हो, जो कि आज SBCA में तब्दील हो गया, लोग कौन है, सोच क्या है और जी बिल्कुल, आपकी बात मैंने सुन ली मैडम, मैंने आपकी बात बहुत तामुल से सुनी। अब जरा एक ज़िमनी सवाल है, वो सुन लीजिए और उसके बाद मैं आपका जवाब सुनूंगा। ज़िमनी सवाल है। सबसे पहली बात, मेरा सवाल भुट्टो साहब की अजमत के बारे में हरगिज़ ना था, फिर भी आपने मुझे तफसील से बताया, मैं आपका मशकूर हूं, हालांकि मैं जानता हूं कि वो कितने अजीम थे। मेरा सवाल एक आम आदमी के मफादात के गिर्द घूमता था, अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसको अच्छी चौरंगी घुमाई, वो सवाल भी चकरा करके और गिर गया है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक होशो हवास में हूं। पूछना आपसे ये था कि ये 25 लाशें, इनसे कलेजा ठंडा हो जाएगा या नहीं। और ज़िमनी सवाल जो था वो था कि MQM ने, आप जिसका नाम नहीं ले पा रही, मैं कह देता हूं, माथा टेकते थे आसिफ अली जरदारी साहब, मफाहमत के बादशाह। अगर आपको याद नहीं तो थोड़ी देर में लूप भी चलवा दूंगा। माथा टेका करती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत अल्ताफ हुसैन के दर पे जाके इक़्तिदार की भीख मांगी जाती थी मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, और आज भी यह सिलसिला किसी न किसी तौर पे जारी है। मैडम, एक तो यह सवाल, और दूसरा, मंजूर कादिर काका भी MQM का यूनिट या सेक्टर इंचार्ज था। जरा ये सवाल इख्तिसार के साथ अगर आप बताएं तो फिर मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब के पास जाऊं। देखिए, जहाँ तक आपने बात की कि 25 लाशों की, किसी इंसान की जान जो है उसकी बहुत बड़ी हुर्मत है, और हम इस अंधोनाक सानहे की पुरजोर ना सिर्फ मजम्मत करते हैं, इस पर इंतहाई अफसोस भी है और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस तरह के सानहात ना हो, लेकिन इनकी रोकथाम की बहुत ज़रूरत है। आपने इब्तिदाइया में कहा कि जी कोई नहीं आया, पूरी पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब भी वहाँ आए, मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब भी आए, पार्टी की तंजीम ने भी वहाँ दिन रात लगी रही, ये नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी वहाँ मौजूद नहीं रही। दूसरी बात आपने जो कही कि उस वक्त जो MQM को आप नहीं जानते, एक जहाँ जमहूरी पार्टी है, हमने हमेशा जमहूरियत का एहतराम किया। अगर वो वोटों से मुंतखब हो के आए, जैसे आज सेलेक्टेड आए, उस वक्त भी आए, तो हमने आज भी हुकूमत को, हम जब लोग पार्लियामेंट में जाने को रवादार नहीं थे, तो हमने कहा नहीं, जमहूरियत को बचाना है और जमहूरियत को चलने देना है। तो आज भी इक़्तिदार चाहे लूट, काश आप जमहूर को बचाने पे तवज्जो देती तो मेरे ख्याल है सूरत-ए-हाल बेहतर होती। एक वोट लेके आती थी तो हम उनके पास, राइट मैम, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मंजूर कादिर काका का जवाब अब तक नहीं मिला, लेकिन फिर भी जो सियासी, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब के पास से आ जाऊं, क्योंकि मुझे पता है प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन मंजूर कादिर काका के बारे में आपसे एक लफ्ज अदा नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मंजूर कादिर काका का कोई ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं था। मैं अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि मंजूर कादिर काका कोई हमारा पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन या कोई वर्कर या कोई इस टाइप का नहीं था, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे बैठ के राइट बहस करने की बहुत गुंजाइश है, लेकिन चलिए मेरा ज़र्फ देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर जहमत की अजहद माजरत,
हुजूर वाला ये मुतासरीन जो गोलीमार पे इस वक्त सड़क घेर के बैठे हैं, जिन्हें लगता है कि सुरूए ज़मीन पर इन्हें इंसाफ का मुंह देखना नसीब होगा, हालांकि ये वो सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह कि जहां 12 मई के सानिया पे आज तक सब बगले झांक रहे हैं, जहां बल्दिया टाउन सानिया हो गया और हमारा ज़र्फ देखिए, हमने जो है वो कोई आहोफा जो है वो मचाई नहीं, जहां सानिया PIC हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं होता, जहां सानिया साहिवाल हो जाता है और अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हो जाता, जहां सानिया मॉडल टाउन हो जाता है और जमहूरियत वालों को कक फ़र्क नहीं पड़ता। तो सर ये 25 गरीबों का, और वो भी जिनकी अपनी जुजवी तो नहीं, खैर 50% गलती बहरहाल जिनकी अपनी शामिल रही हो, कि जिन्होंने पैसे कैश दे करके और मौत को ख़रीदा, 60 गज़ 80 गज़ पर 6 12 मंजिला प्लाजों में रहने लगे, ये सोच रहे थे कि बच जाएंगे, ताहम मलकुल मौत ने उन्हें ऐसा होने ना दिया। सर ये इंसाफ के ख्वाब देख रहे हैं, इन्हें लगता है कि इनको मुतबादिल जो है वो जगह दे दी जाएगी, सर ऐसा मुमकिन है इस रूह ज़मीन पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू के बहुत सारे पहलू हैं, आपका सरकाज़म बिल्कुल जायज़ है, जो आपने बातें कही उस पर हम सबको पशेमा होना चाहिए कि मुल्तान मॉडल टाउन का फ़ैसला नहीं हुआ, सानिया साहिवाल का नहीं हुआ, बल्दिया का नहीं हुआ। जो हम में से इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, हमने अपना वो किरदार अदा ना कर सके कि इन चीज़ों को उसके मंतकी नताइज तक पहुँचा सकें और दूध का दूध पानी का पानी हो, और जो असली मुजरिम हैं उनके चेहरे बेनकाब हों और उनको ऐसी फ़कीरुल मिसाल सज़ा दी जाए कि आइंदा इस माशरे में कोई सोचे नहीं। मैं बरमदा ये कहने को तैयार हूँ कि मैं शर्मिंदा हूँ, और मुझे गो के हर इस ऐसे मसले पे आवाज़ ज़रूर उठाता हूँ, लेकिन लगता है मेरी आवाज़ भी कमज़ोर है और उन अवानों को हिला नहीं सक रही जहाँ मैं समझता हूँ जुम्बिश होनी चाहिए थी। मेरा ताल्लुक़ सिंध से ज़्यादा है इस वक्त, और सिंध के अवान में मेरी आवाज़ है एज़ लीडर ऑफ दी अपोजिशन। मैं आज से नहीं, मैं पिछले जब से आया हूँ इस शहर की बर्बादी का नोहा पढ़ता आ रहा हूँ, और आज मैं इस नोहे को सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तक ही मैं रोकना चाहता हूँ, बाकी किसी और तरफ नहीं लेके जाना चाहता। अगर आप देखें तो हर जुर्म के पीछे कहते हैं आपको उसके बेनिफिशरी देखने पड़ते हैं, तब आपको क्रिमिनल का नाम पता चलेगा कि क्राइम किसने किया। विक्टिम तो बड़े वाजे है, विक्टिम वो है जो इन इमारतों में रहते हैं, जब इमारत गिरती है तो उनके प्यारे उसमें मारे जाते हैं, विक्टिम तो वो हैं। तो विक्टिम तो क्लियर है कि कौन विक्टिम है। बेनिफिशरीज़ कौन हैं? वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लोग जो जाली ज़मीनों का कारोबार करते हैं, वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान जो जब नाजायज़ बिल्डिंग बनती है तो उसके ऊपर अपनी आँखें बंद करके रखते हैं, जब वो रूल्स के ख़िलाफ़ बिल्डिंग बनती है तो उस पर भी आँखें बंद रखते हैं, और हर छत जो पड़ती है उसके ऊपर पैसे लेते हैं। और उसके अंदर वो शुरू होता है इंस्पेक्टर से, फिर डिप्टी कंट्रोलर से, फिर कंट्रोलर पे, फिर चीफ कंट्रोलर पे, फिर उसके बाद वज़ीर बल्दियात से, और वज़ीर बल्दियात से जहाँ तक आप लेके जाना चाहें ले जाएं मामले को। जिस तरह थाना बिकता है उसी तरह सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी बिकती है। अच्छा जी, और बेनिफिशरी ले लें तो बिल्डर को भी माफ़ नहीं किया जाता, इससे कि वही इस सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा ज़रूर होता है, इसीलिए वो इन सब की जेबें गर्म करता है, इसकी आंखें बंद कराता है, तो बिल्डर भी मुजरिम हो गया। उसके साथ साथ इलाके की पुलिस भी जो है, जो पार्टी बन जाती है उस बिल्डिंग कंट्रोल इंस्पेक्टर के, और जब बिल्डिंग बन रही होती है तो वो भी अपना हिस्सा डाल के रखती है। और उस डीसी का स्टाफ भी और डीसी भी जो कि देखता है कि सारे कवानीन के ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा, और वो कमिश्नर कराची को पता नहीं अपनी रिपोर्ट देता है या नहीं देता, लेकिन देखते ये हैं कि पूरे का पूरा मोहल्ला इन समेत इसके जिस मोहल्ले में बिल्डिंग गिरी, 2 छोटी बिल्डिंगों के ऊपर और 3 बिल्डिंगें तहस नहस हो गई, जब उसके वहाँ की छतों से जब कैमरा व्यू लेता है तो पता चलता है कि ये वाहिद बिल्डिंग नहीं है जो सिर्फ ग्राउंड +1 से तजावुज़ कर गई है, वहाँ तो हर बिल्डिंग तजावुज़ कर गई है। ये रातों रात बिल्डिंग बनती है, अलादीन का चिराग लेके बिल्डर आता है, उसको रगड़ता है, और सुबह को बिल्डिंग तैयार होती है और शाम तक उसके अंदर ऑक्यूपेंट होते हैं। पता नहीं किसकी आंखें बंद करने के लिए कितने पैसे दिए जाते हैं और कितनी गर्मी उसकी जेब की होती है कि आज उसके दिल में मलामत नहीं है, आज उसको वो नींद जो है तब भी आ जाती है और वो अपने घर में सो जाता है, और वो पागल अभी तक नहीं हुआ, उसको उन
लोगों की जिनके प्यारे मारे गए उनकी चीखें उसे जगाती नहीं है, जिसके कॉन्शियंस के ऊपर कोई असर नहीं है, उसका ज़मीर कोई मलामत नहीं कर रहा। और कितनी ढिठाई से हुक्मरान बैठते हैं कि 12 साल से हम हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन शहर का निज़ाम बिगाड़ने वाले जो हैं वो लंदन में बैठे हुए थे या उन्हीं ने चाइना कटिंग की थी, पार्टनर इन क्राइम भी थे, लेकिन तब भी हमें ना कोई शर्मिंदगी है, ना हमारे पास कोई तरीक़ेकार है कि हम इस बिगड़े हुए निज़ाम को कितने दिनों में सही करते हैं। राइट सर, आपने जितनी भी ना गुफ्तगू की, to be very honest, शर्म मैं इतना आती है, हौसला वो नहीं आपसे पाता अगर कि इसमें वो अगर रोते कोई हैं तो वो ये रोते हैं रखना डाल कि सकूं, वो to be भुट्टो very जिसने honest। कहा था रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन वो भुट्टो honestly तो speaking, सर, प्रोग्राम शायद का अब फॉर्मेट जिंदा ऐसा है कि नहीं मुझे है, आपको रोकना पड़ रहा जरदारी है। जरूर जिंदा है, कथा कलामी इससे की कि गुंजाइश जर के निकालते पुजारी हुए जिंदा है, मैं जर यहाँ के मुस्लिम पुजारियों लीग ने नून अपनी का जेब वर्जन भर भी ली लेता है, चलूँ हुजूर, फिर तो मैं आपकी इसलिए तरफ आंखें आता भी हूँ। बंद है। फिर दौश शमीम नकवी साहब हुजूर वाला, थैंक यू सो वेरी मच। मैं राना अरशद साहब के पास जाऊँगा। राना साहब, अजहद माजरत इस इंतज़ार की जहमत में मुब्तला करने की। सर, इस वक्त कराची वाले जिस सानहे को झेलने की अदाकारी कर रहे हैं, मैंने सवाल पूछा तो इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों वालों को बुरा लग जाता है। मैं पीटीआई से सवाल करता हूं तो पीटीआई को बुरा लगता है। मैं आज फिरदौस शमीम नकवी साहब के बारे में हरगिज़ बात नहीं कर रहा, उन्होंने जो बात की मैं उसके बाद फिर कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं अपने अंदर पाता। बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्होंने सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया। लेकिन सर, मेरे सवाल को जमहूरियत दुश्मनी गर्दाना क्यों जाता है? मैं खुदा न खास्ता, मेरा क्या मुकाबला भुट्टो दुश्मनी करने, मैं कैसे ये मुतहम्मिल हो सकता हूँ? मैं इमरान खान साहब के क़द के बराबर कैसे खड़ा हो सकता हूँ? मैं मियाँ नवाज शरीफ के बराबर कैसे खड़ा हो सकता हूँ? लेकिन सर, आप लोग भी तो इस सिलसिले में कुछ ना कुछ कर सकते थे जो आपने नहीं किया। सिंध में आपका ज़ाती तौर पर तो कभी, सियासी तौर पर कभी स्टेक नहीं रहा, लेकिन हुजूर वाला जब हम बात करते हैं बेइंसाफ़ियों की एक तवील तारीख की, तो सर साने मॉडल टाउन की तरफ देख करके तो फिर मैं भी चुप हो जाता हूँ। फिर जब मैं ये देखता हूँ कि MQM जिसकी तरफ FIR कटवाई मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा ने, और फिर उनको एतराज़ भी था कि मैं भुट्टो साहब के पीछे पड़ गया हूँ, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, मेरा सवाल कुछ और था, लेकिन शायद मेरे समझाने में ही थोड़ा सा सुकुम रह गया होगा। सर, अल्लाह का बड़ा शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और जितने हैं मुताल्लिकीन सब महफूज हैं, बरतानिया की पुरकैफ फ़ज़ाओं में हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लाहौर में हैं, मैं अपने घर में महफूज हूँ, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये रिजविया वाले क्यों सड़क पे आकर के बैठ गए हैं? सर, मतलब आपके ख्याल में इन लोगों के दिमागों की दुरुस्तगी के लिए कोई नुस्खा अगर आप तजवीज़ कर दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरफीन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके विजन पर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपके टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, अहम इशू पर बात करने का मौका राना दिया। अरशद साहब, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी सर, मैं समझता हूँ कि एक्सट्रीमली वेरी इंटरप्ट यू सर। मुझे अचानक ब्रेक की कॉल दे दी गई है, मैं एक मरतबा फिर आपसे माजरत ख्वाह हूँ सर। ब्रेक की कॉल मुझे दी गई थी, मैं सुन नहीं पाया, मेरी माजरत, मेरी माजरत, मेरी माजरत। ब्रेक से वापस आता हूँ तो दोबारा फिर आपको ज़हमत कलाम दूंगा सर। नाज़रीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राना अरशद साहब, हुजूर वाला, मैं बिल्कुल नहीं बात करूंगा, सवाल आप सुन चुके हैं, जवाब इनायत कीजिए, मैं पूरे 2 मिनट आपको सुनूंगा। जी, नूरुल आरफीन से मैं इंतहाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने टाइम दिया। गुज़ारिश ये है कि आज वो मकतूलीन के वर्सा जो वहाँ पर बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि वो एक अजीम सान्या है। आपने सान्या 12 मई 2007 का जिक्र किया, वो भी एक दर्दनाक अलमनाक दिन था जब काफली की हुकूमत थी, परवेज़ मुशर्रफ साहब का मुक्का था, और आज की हुकूमत, आज की MQM और इमरान खान साहब उसी हुकूमत के इत्तेहादी थे, और कराची एयरपोर्ट पर 52 लाशें गिरी थीं, और काफली की लीडरशिप इस्लामाबाद रावलपिंडी में मुक्का लहरा रहे थे। उसके बाद सान्या बल्दिया टाउन का दर्दनाक वाक़या होता है। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि कोई भी माफियाज़ हों, पहले के हों या आज के हों, जिन माफियाज़ का ज़िक्र खैर ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान अहमद खान न्यायसा फरमाते हैं, तो उनको कंट्रोल करना चाहिए। वो बिल्डिंग माफिया हो या मैं समझता हूँ कि हुकूमतों में छुपे हुए सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हों। ये बात मुझ जैसे कारकुन की समझ से बालातर है। मैं खुद कैबिनेट मेंबर रहा हूँ, वुज़रा हूँ,
या चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट होते हैं उनके बगैर तो इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं, फाइल वर्क उन्होंने ही करना होता है। सो अगर उस बिल्डिंग माफिया में कोई मुलव्वस थे तो मेरा ख्याल है कोई भी सियासी हुकूमत, सियासी वुज़रा या चीफ मिनिस्टर या सियासी पार्टी की लीडरशिप इस हक़ में नहीं होगी कि उन माफियाज़ को ना पकड़ा जाए। लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ पर सूबाई गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पर मरकज़ की गवर्नमेंट का एक रोल होता है। ओवरऑल जब कोई इशू बढ़ता है, जैसे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो अदारे हैं, जैसे अदलिया नोटिस लेती है या फ़ौज पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान को जब कोई एमरजेंसी होती है, खुदा न खास्ता हंगामी हालात पर कंट्रोल किया जाता है, तो वहाँ पर उसी तरह फेडरल गवर्नमेंट का भी एक रोल है, उनको वो रोल प्ले करना चाहिए। आपने सानिया मॉडल टाउन की बात की, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल 17 जून 2014 का एक दर्दनाक वाक़या था जिसकी भरपूर मैंने भी मजम्मत की थी, मेरी लीडरशिप ने भी की थी, और आज फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि वो एक वाक़या था जिसमें जो अफसरान का नाम लिया जाता था, डॉक्टर तकीर साहब का नाम लिया जाता था, तो अब इमरान खान साहब ने उनको फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ लगा दिया गया है। और अगर उस वक्त के होम सेक्रेटरी का जिक्र आता था मेजर सुलेमान आज़म साहब का, तो वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगे हुए हैं। और ये वाहद केस है जिसमें सिटिंग चीफ मिनिस्टर और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर, डॉक्टर ताहुल काजी साहब की ख्वाहिश पर FIR दर्ज हुई थी और शबाशी साहब खुद पेश होते रहे। राणा सनाउल्लाह खान साहब ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। फिर मैं अर्ज़ करूँगा सानिया मॉडल टाउन सबको याद है, लेकिन सानिया साहिवाल भी सबको देखना चाहिए। खुद इमरान खान साहब ने कहा था कि हम लुक आफ्टर करेंगे। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनके कातिल धुंधलाते फिर रहे हैं और वो हुकूमती एहलकार थे, वो बरी हो चुके हैं। फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि आज जैसे डेंगू पर कंट्रोल नहीं हुआ था, उसी तरह मैं समझता हूँ कि कोरोना जैसे वायरस को सबको मिलकर गवर्नमेंट और अपोजिशन को हमें कंट्रोल करना है। लेकिन जो सबसे बड़ा एक परेशानी का बायस बन चुके हैं महंगाई, हमने कौमी थोड़ा सा तवक्कुफ की तरह हम मौजूद से थोड़ा सा हट रहे हैं। मैं आपसे तवक्कुफ की तरह करता हूं, मैं आपसे तवक्कुफ करता हूं कि आप थोड़ा सा मेरा साथ देंगे। प्रोग्राम की ड्यूरेशन को मुझे कर्टेल करना है। मैं जाऊंगा मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा के पास। मैडम, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अपने मौजू को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप नाराज़ ही हो जाएंगी क्योंकि यहाँ की टैगलाइन भी अलग ही है। ये लिखा हुआ है, अच्छा लिखा भी किसी और ने नहीं है, मैं क्यों बिलावजह किसी को मोरिद इल्ज़ाम ठहराऊं। ये जितना कुछ लिखा हुआ है ये सब मेरा ही है, तो इसलिए आप मुझ पे FIR कटवा सकती हैं। मैंने लिखा है भुट्टो वालों का मुतालबा पूरा हुआ, मुबारक सलामत के शोर में सिंध पर नया IG नाजिल हो गया। लेकिन जो अच्छी बात है, इन्वर्टेड कॉमास में अच्छी कह रहा हूं, जराइम की शरह में नया इजाफा देखने में आया है। हर एक घंटे में लूटमार की 6 वारदातें हो रही हैं और रोजाना औसतन 158 वारदातें खैर से शहर उरूसुल बिलाद में हो रही हैं। मैडम, जहां तक मुझे याद पड़ता है, कलीम इमाम को लेकर के और जो वावेला और आहफुगा किया जाता था वो ये कि कराची में बड़ा हंगामा हो रहा है, बड़ा लूट मार हो रही है, फलाना हो रहा है, और दूसरे को लाओ तो वो अच्छा कर देगा और वो पता नहीं ये कर देगा। मैडम, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, इसीलिए नया IG लेकर के आए थे कि ये कलीम इमाम से ज़्यादा इन्वर्टेड कॉमास में ओबीडियंट है, कॉम्पिटेंट है, या कुछ और कहूँ। देखिए आरिफिन, ये मेरा आपके साथ पहला प्रोग्राम नहीं, मुतादिद प्रोग्राम हम कर चुके हैं और बहुत अच्छे माहौल में किया ना। लेकिन आपका जो अंदाज़ होता है फिर उसी अंदाज से जवाब आता है। बात यह है कि सिंध हुकूमत के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब हैं और वो बेहतर जानते हैं क्योंकि वो कैप्टन हैं और उनको अपनी टीम सेलेक्ट करने का भी उनको पूरा इख्तियार है और उन्हें बेहतर इल्म है कि कौन सा IG होना चाहिए, कौन सा DIG होना चाहिए, कौन कमिश्नर हो, कौन डिप्टी, ये तमाम चीज़ों को वो खुद मॉनिटर करते हैं। वो क्यों चाहेंगे कि शहर का अमन व अमान ख़राब हो, सूबे का अमन व अमान ख़राब हो। वो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि अमन व अमान को कंट्रोल, हर चीफ मिनिस्टर किसी भी सूबे का हो या मुल्क का सरबराह हो, वो ये चाहेगा कि तमाम मामला ठीक तरीके से चलें, खुश उसलूबी के साथ चलें। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि IG साहब की या कलीम इमाम जो थे उनकी आप इतनी वकालत क्यों कर रहे हैं। उनके खिलाफ आपने मेरे प्रोग्राम्स नहीं देखे मैडम, उन्होंने किया और विफाक ने उसको अंडरस्टैंड किया और वो खुश उसलूबी के साथ मामला। एक
आरफिन यही तो मैं कह रही हूँ, क्या पता आपकी कौन सी रिश्तेदारी है, क्या अच्छा, लिया उससे दिया है, पहले मुझे वाले तो जो मुझे थे खैर मैंने नहीं उनके मालूम। खिलाफ उससे ज्यादा लेकिन प्रोग्राम किए थे, बहरहाल- एडी ख्वाजा। बहरहाल बात मैं ये छोटे है लेवल की कि मसाइल चीफ पालता ही मिनिस्टर नहीं साहब का हूँ। इख्तियार है और जरा चीफ थोड़ा सा मिनिस्टर साहब तवक्कुफ ये कीजिएगा, मैं चाहते आपकी हैं तरफ आता हूँ। कि शहर फिरदौस में शमीम नकवी अमनो साहब जो अमा- है, उनके चेहरे पर बेजारी हाँ, बहुत तो जो है यही ना, तो मैं वो मुझे यही तो चुभ मैं रही कह है। मैं रही हूँ कि आपकी न तरफ जाने आता हूँ मैडम। आपके कौन से पसे पर्दा ताल्लुकात हैं जो आप उनको फेवर करते हैं। ये भी सही है ये भी सही है। अच्छा, फिरदौस शमीम नकवी साहब हुजूर वाला, सर ये ताना तो आपने बहरहाल सुन ही लिया। अब मुझ पर लाजिम है कि मैं जो है मैडम की तरदीद फरमाऊँ अपने इस सवाल के ज़रिए। सर ये मुझे बताइएगा, चीनी बोरान की तहकीकाती रिपोर्ट जमा न कराने पर मेरे वज़ीर आज़म जो है वो बरहम हो गए और डेडलाइन दी है 1 हफ्ते की। हुजूर ये उससे बड़ा मजाक है? मतलब डेडलाइन, किस चीज़ की डेडलाइन? पहले ही वो कह चुके हैं कि जी फलां 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 मुलविस नहीं है। तहकीकाती इदारों के हाथ तो वैसे ही बंद गए। अब अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे वही आदमी जिसको वज़ीर आज़म ने क्लीन चिट दी है उसके खिलाफ क्या कोई इदारा जाने की जरूरत करेगा? और दूसरी बात, ये व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे वाली बात, मतलब ऑक्सफोर्ड में तो ये अच्छे लेवल पे पढ़ाई जाती होगी। हम तो पीले स्कूल वाले हैं, हमें तो उर्दू भी हम पश्तो में बोलते हैं। सर ज़रा थोड़ा सा तस्हीह फरमाइएगा, थोड़ा सा रहनुमाई फरमाइएगा, ये अब तक जो काम ना हुआ वो 1 हफ्ते में कैसे हो जाएगा? 1 हफ्ते में सियासी मजबूरियों से कैसे पीछा छुड़ा लेंगे मेरे मेहरबान वज़ीर आज़म? अनाउंसमेंट करना ये ना इतना आसान है ना इतना मुश्किल है, दोनों चीज़ें अपनी जगह। अगर मेरे दाएं बाएं रोज़ लोग बैठे होते हैं और उन पे इल्ज़ामात आ रहे हों तो क्या मैं उनसे ख़ुद नहीं पूछ सकता ये सवाल कि ये बताओ कि तुम पे ये जो इल्ज़ाम आ रहा है तुम इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे दिफा में अपनी? तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो सबूत दिखाए होंगे वज़ीर आज़म को कि ये मेरी प्रोडक्शन थी, ये मेरी सेल रिसीट्स हैं, ये मैंने इन लोगों को दिया, ना मेरी फैक्ट्री के अंदर कोई इतनी शुगर मौजूद है तो मैं तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर नहीं रहा, ना मैंने महंगी चीनी बेची है, तो फिर मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लग रहा है? इल्ज़ाम जिस पे लग रहा है लेकिन चीनी महंगी हुई। अब उसमें कौन मिडलमैन था, कौन एंड का रिटेलर था, होलसेलर था जिसने ये किया है, उसको अगर कुछ जहांगीर तरीन साहब के या खुसरो बख्तियार साहब के ख़िलाफ़ कहना होगा तो वो अब तहकीकाती रिपोर्ट के अंदर कह भी सकता है। पकड़े गए हैं जिनके गोदामों में हज़ारों बोरियां निकली हैं, वो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई अपनी ज़बान ज़रूर खोलेगा। साथ साथ वज़ीर आज़म का वो बयान भी याद रखिए कि जिन्हें उन्हें कहे चाहे वो कितना भी ताकतवर इंसान क्यों ना हो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं समझता हूँ आज का जो आप मौजू लेके शुरू हुए थे उसको अगर आप एक ही मौजू पे रखते, ये इतना बड़ा सानिया है और इस कराची के आइंदा के सानियों की पेश खेमा है, इससे कि इस वक्त भी शहर के अंदर जितनी तामीरात हो रही है उसमें से 50% से ज़्यादा जो तामीरात हैं वो गैर कानूनी हैं, नाजायज़ हैं, बग़ैर परमिशन के हैं या आंखें बंद की जा रही हैं, वहाँ वो बिल्डिंग अलाउड नहीं है। मैं समझता हूँ फौरी तौर पे एक एमरजेंसी डिक्लेयर करके इस शहर की तमाम मखदूश इमारतों को आइडेंटिफाई किया जाए जिनके स्ट्रक्चर्स इस काबिल नहीं रहे कि वो बोझ संभाल सकें जो उन पे डाल दिया गया है। इससे कि हम नहीं चाहते कि इस शहर के अंदर लोग दब के मरे, अगर उन नहीं है उनको कम से कम एक वार्निंग दी जाए। दूसरी, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से कहना चाहता हूँ कि एक पोर्टल क्रिएट किया जाए जिसके अंदर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सारा कराची देख सके कि मोहल्ले वाले खुद तस्वीरें खींचें और कहें ये बिल्डिंग जो बन रही है, इतनी इमारतें बन रही हैं, पॉइंट नोटेड सर। यहाँ मुझे ब्रेक पर जाने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए मेहमानों से। नाज़रीन यहाँ एक वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन, बस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राना अरशद साहब हुजूर वाला, उल्टी आंतें गले पड़ गई हैं। मियाँ साहब तो अलबत्ता अपने शाही महल में ही क़याम पजीर हैं, अलबत्ता मुआलिज जो है वो बेचारा अस्पताल में दाखिल हो गया है। एक मुबैना हमले में उनकी नज़र उतार ली गई है लंदन में। नून लीग ने बदखाहों इन्वर्टेड कॉमाज में की जानिब उंगलियाँ उठा दी हैं। लेकिन सर ये हमला बड़ा बर वक्त हुआ है नहीं?
इस वक्त लोगों की तरफ से, सियासी जमातों की तरफ से प्रेशर पड़ रहा था शहबाज शरीफ साहब के ऊपर वतन वापस आने के लिए या मियां नवाज शरीफ के ऊपर भर्ती होने के लिए अस्पताल में। लेकिन ये दुनिया का पहला और आखिरी गालिबन ऑपरेशन होगा जो घर पे ही हो जाएगा। इसके लिए मुआलिज को जहमत देने की भी ज़रूरत नहीं होगी, इसके लिए अस्पताल में दाखिल भी नहीं होना पड़ेगा। सर, इस हमले का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो डॉक्टर अदनान पे हुआ है किसे होगा? नूरुल आरफीन साहब, गुजारिश ये है, एक तो मेरा ख्याल है कि किसी की हेल्थ पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वो इमरान खान साहब जब इलेक्शन कैंपेन में गिरे थे तो मियां नवाशी साहब उनकी तीमारदारी के लिए गए थे। अब इशू ये है कि डॉक्टर अदनान तो कुछ सियासी ऑफिस पर हमारा नहीं है, वो एक मौलज है, एक डॉक्टर है, और वो गरीब तो आम आदमी है, प्रोफेशनल आदमी है। उस पर अटैक करना, उसको ज़ख्मी करना, ये थ्रेड करना, मेरा ख्याल है कि चंद हफ्ते पहले पीटीआई के ऑफिस बेरर्स ने मियां नवाशी साहब की मौजूदगी में उनके घर के बाहर भी हमला किया था, गाड़ियां भी तोड़ी थी। और मेरा ख्याल है कि ये पीटीआई का जो कल्चर है, इनको मेहरबानी फरमानी चाहिए। हम पॉलिटिकल लोग होते हैं, हम अपनी लीडरशिप के साथ एक हमारा ताल्लुक़ होता है, और मैं समझता हूँ जैसे हमारा इमरान खान साहब के मतलब अच्छा ज़हन रखते हैं, उसी तरह पीटीआई को भी हमारे लीडर मियां नवाशी साहब और आसफ अली ज़रदारी साहब के मतलब रखने चाहिए। हमारी दुश्मनी नहीं होती, लेकिन ये पैगाम देना ये मुनासिब रवैया नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी कारकुन हैं, हम कमज़ोर सही, हम नैब के खौफ से इतने भी ज़्यादा खौफजदा नहीं है। ये बात तो मैं भी मानता हूं कि नून लीग के पास कारकुनों की कमी नहीं, और अब इमरान खान साहब को क्योंकि ज्यादातर लोग तो मुल्क से बाहर हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं अपने दीगर मेहमानों से हो लूं, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत कम है। राना अर्शद साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैडम शाहिदा रहमानी साहिबा, ये मुझे बताइएगा, मुर्तज़ा वहाब साहब ने, अल्फीन साहब, जी सर मैं आपकी तरफ आया, थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं नहीं सर, एक जुमला कहना चाहूंगा। आज एक मियाँ बीवी में लड़ाई हुई थी, शायद वो राना साहब की हों, लेकिन उसके जिम्मेदार पीछे इमरान खान थे। इससे वफाकी हुकूमत का हर चीज़ में हाथ होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा मैडम, ये मुर्तज़ा वहाब साहब ने, फरदौस साहब, गवर्नमेंट होती है जिम्मेदार, राना और इससे चंद हफ्ते पहले जो पीटीआई के मैं भी यही समझता हूं, मियां बीवी की हंगामा लड़ाई किया था तो खान साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। सर राना अर्शद साहब, सर थोड़ा सा एक्शन नहीं लिया। राना अर्शद साहब, सर बहुत किया था सर, थोड़ा सा मेरे साथ ताउन अगर आप फरमाएं। कारकुन हो गई ये पीटीआई की। सर फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर बजला संजी थोड़ा सा मौकूफ करते हैं। मैडम, मुर्तज़ा वहाब साहब को का कहना था कि वज़ीर आज़म ने सिंध से किया कोई वादा पूरा नहीं किया। चलिए, वज़ीर आज़म को तो वफाक की और बहुत सारी उलझनें हैं और बहुत सारे मामलात हैं। जिस तरह से मैंने मुराद अली शाह साहब का पीछा छोड़ दिया इंट्रो में, कम अज़ कम ये बात तो लॉजिकल है कि इस वक्त उनके पास मसाइल बहुत हैं, तो गोलीमार जाना फिजिकली उनके लिए पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैंने उनका नाम भी लिया। यहाँ इमरान खान साहब को थोड़ी देर के लिए बख्श देते हैं। ये सिंध वालों ने, अब मैं कहूँगा तो आपको फिर बुरा लग जाएगा, जियालों ने, आपकी हुकूमत ने कौन सा सिंध वालों को जो है वो हीरे मोती लाल से नवाज दिया। मैं 5वें प्रोग्राम में ये बात कोट कर रहा हूँ, हर 96,000 नफूस पर सिंध में एक एम्बुलेंस है। लोगों को तदफीन के लिए कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिल रही है, और यहां हमारे हुक्मरानों के कुत्ते जो हैं वो एयर कंडीशन के मजे लूटते हैं, उनके लिए मिनरल वाटर फराम किया जाता है। कुछ फरमाइएगा। जी बिल्कुल, मैं भी यही इस्लामाबाद में देखती हूँ कि रोज़ाना हेलीकॉप्टर पे और गाड़ियों में प्रोटोकॉल लगा होता है, कुत्ते आ रहे होते हैं, कुत्ते जा रहे होते हैं। मैं भी यहाँ देख रही हूँ कि जैसे ही आपने चीनी का जिक्र छेड़ा, मौसूफ के जो है मिजाज बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि जी सिंध हुकूमत के ऊपर बात करें, इधर विफाक की तरफ मत आएँ, क्योंकि यहाँ पर तो इंक्वायरी जो होती है, तो जब इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ तो उसकी इंक्वायरी के जो जस्टिस वजीउद्दीन ने रिपोर्ट दी वो कहाँ गई। फिर पार्टी फंडिंग का, फॉरेन फंडिंग का मामला हुआ, उसमें भागते हुए चले गए। फिर बीआरटी का मामला हुआ, फिर कोर्ट में स्टे लेने के लिए पहुँच गए। फिर कासिम सूरी साहब के जाली वोट निकले, फिर कोर्ट में स्टे के लिए पहुँच गए। यानी अपनी हर करप्शन पे पर्दा डालते रहे। आज चीनी के हवाले से आपको आज तो मैं समझ रही थी नूरुल आरफीन साहब आप प्रोग्राम करेंगे कि जो यूटिलिटी स्टोर्स को कहा गया कि वो डायरेक्ट जो है चीनी खरीदेंगे जहांगीर तरीन के वहाँ से। क्यों? क्योंकि वो सबसे कम रेट दे रहे हैं, और उनसे इस्तदा की गई है कि उसके टेंडर भी ना किए जाएं।
इस वक्त जो अपोजिशन केस भुगत रही है या जो किसी के ऊपर केस है तो ये कि जी बगैर टेंडर के ये क्यों कर दिया था। मैडम ये आज लास्ट तो मिनट पे तमाम मैंने तर स्टोरी ड्रॉप की है और वो भी बालाए इसलिए तार रखते हुए एक तरफ जाहिर क्योंकि साहब मुबैना को तौर सब्सिडी पर दी गई, इस दूसरी स्टोरी के तरफ उनसे विड्रॉल का एक्सपोर्ट मामला कराया सामने गया, आया है तीसरी और तरफ अगर ये एक्सपोर्ट स्टोरी कराई सही गई है शुगर, तो कल का फिर प्रोग्राम उनको आप जरूर बेनिफिट देखिएगा, दिया खातिर जमा गया। रखिए। इनको लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने आपसे जो सवाल पूछा था आपने तो उसको भी चकरा दिया। तो मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि कुछ इनके ऊपर तो बात करें, इतनी बड़ी बड़ी करप्शन के केसेस आ रहे मुझे हैं, वाइंड अप की इतने कॉल दे बड़े दी गई है। बड़े फिरदौस आपके शमीम नकवी स्कैंडल्स साहब, आ रहे हैं, शाहिदा रहमानी महंगाई साहिबा, से राना आवाम अर्शद मर साहब, रही है। नाजरीन आप इनसे अनफॉर्चुनेटली बात मैं नहीं अपने कर मेहमानों से मौजूद पूरी तरह इस्तेफादा नहीं कर सका। मेरा ख्याल है मेरी ही कोताही होगी, उनकी कोई गलती नहीं, हालांकि गलती सरासर उनकी थी। लेकिन बहरहाल कल तक के लिए इंशाअल्लाह ताला हमें इजाज़त दीजिए, फिर बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।